नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। अंकित जी। और हम लोग दिल्ली में बैठे हैं लेकिन जस्ट मुंबई में मन रहा है जी। और मुंबई क्या, आप देख लीजिए। रसमलाई तो सब जगह बट रही है वैसे। आपको मिली थी क्या? नहीं, हमने वैसे ही बना के खाई है। अच्छा, तो मुंबई की चर्चा है, महाराष्ट्र की चर्चा है, पुणे की चर्चा है, नागपुर की चर्चा है, संभाजी नगर की चर्चा है, लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ निकाय चुनाव के नतीजों में, उसको आप सिंपल शब्द में बोले तो जो व्याख्यान हो रही है ठाकरे बंधुओं का पतन शुरू, पवार का गेम ओवर जी, पवार चाचा भतीजा का गेम ओवर जी। इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, ये जो परिणाम है ना, इसको में बहुत सारे लोग तमाम तरीके से इसके निष्कर्ष निकालेंगे, तमाम एंगलों से निकालेंगे, लेकिन ये जो परिणाम सामने आए ना, वो ये है कि जनता जो जवाबदेह नेता हैं, जो जवाबदेही पर खरे उतर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रही है। ना इफ एंड ना बट, और जो काम कर रहा है उसको मिल रहे हैं मत। और आप ये देखिए कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस वहाँ पे सरकार चला रहे हैं। उनका जो नेतृत्व है, उनकी जो नीतियां हैं, उनके प्रति जो विश्वास है, वो जनता का लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरीके से हम देखते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों से भी बीजेपी को अच्छे मत मिले हैं, ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी, देखिए, संगठन तो मजबूत है, लेकिन सिर्फ संगठन की मजबूती से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। जनता का समर्थन भी बहुत ज़रूरी होता है। और जनता का जिस तरह से समर्थन 29 निकाय चुनाव में से 24 में बीजेपी को अपार तरीके से मिला है, उसके गठबंधन के सहयोगियों को मिला है, वो दिखा रहा है कि जिस तरीके से शासन चल रहा है उसको जनता समर्थन दे रही है। जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंच रहा है, उसको जनता स्वीकार कर रही है, मान रही है कि कोई बिचौलिया नहीं है, हमको लाभ सीधा मिल रहा है और इस सरकार को हम समर्थन देते हैं। और बात सिर्फ ये जो लोग निकाल रहे हैं कि भाई हिंदुत्व की जीत हो गई है या विकास की जीत हो गई है, तो ठीक है कि हिंदुत्व एक मुद्दा बीच में बना था, लेकिन निकाय चुनाव जो होते हैं वो बहुत छोटे स्तर पे स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। स्थानीय स्तर पर समस्याओं का जो निराकरण हुआ है या निराकरण का जो फॉर्मूला रखा गया है, उसको जनता ने अपना समर्थन दिया है। तो अगर हम बहुत संक्षेप में अगर हम देखें तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर बीजेपी के लिए सोचिए, बीजेपी ने 2014 में महाराष्ट्र में कहाँ से शुरू किया था? जी, शिवसेना की जूनियर से भी जूनियर पार्टनर थी जी, लड़ने के लिए। कहा जाता था कि ठीक है, आप लड़ लीजिए, आपको तो हमारे ही नेताओं के तेवर पे, बाला साहब ठाकरे के नाम पे चुनाव लड़ना है। जी, ऐसी बातें बीजेपी के लिए कही जाती थी। आज बीजेपी जीरो से आज हीरो बन गई है। जी, देवेंद्र फडणवीस, जी, देवा भाव जी, जो उनको बोला जा रहा है, जी, उनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। अब तो ये चर्चा होने लगी है कि संगठन से लेकर सरकार तक किस तरीके से चलता है वो देवेंद्र फडणवीस ने साबित कर दिया। अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। जी, गुजरात मॉडल से अब तुलना होने लगी। जी। तो आप देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी महाराष्ट्र में किस तरीके से जोड़ तोड़, गुन्ना घटाव सब कुछ किया इसने, जी, और आज नंबर 1 पार्टी बन गई। जी, बिल्कुल। देखिए, नंबर 1 पार्टी बने हैं तो इसमें, और आप जो खास तौर पर बात कर रहे हैं महाराष्ट्र मॉडल की, तो महाराष्ट्र मॉडल वाकई में एक अच्छा मॉडल देवेंद्र फडणवीस ने शासन का रखा है देश के सामने। आप देखिए कि वहाँ पर जो राजनीति हो रही है वो पार्टियों में नेताओं का दल बदल वो सब चलता रहता है, लेकिन विकास की राजनीति हो रही है। खास बात यह है कि आप देखिए कि जो आंकड़े आते हैं, विकास के जो आंकड़े आते हैं, चाहे वो राज्य की जीडीपी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए आप। अभी हाल ही में जो नीति आयोग ने जो निर्यात के आंकड़े दिए हैं, महाराष्ट्र किस तरह से सर्वोपरि बनकर उभरा है, तो ये दिखाता है कि महाराष्ट्र मॉडल सफल हो रहा है और देश के लिए एक प्रेरणा भी बन रहा है। और देवेंद्र फडणवीस ठीक है कि आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर आप पिछले 10 सालों का उठाकर देखेंगे तो लगभग वो कहीं ना कहीं शासन के केंद्र में रहे हैं। चाहे तो उनको उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा हो, चाहे उनको विपक्ष का नेता बनना पड़ा हो, वो सब जगह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता की तरह उन्होंने काम किया है। जी। और जैसा कि आपने अभी कहा कि वो सत्ता, संगठन के भी और सत्ता के भी जिस तरीके से सफलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो अभी आपने जैसे उप मुख्यमंत्री का जिक्र किया, तो ये उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना उनके लिए, जबकि वो मुख्यमंत्री बन सकते थे,
तब उन्होंने ये स्वीकार करके जिस तरीके से एक बड़ी रेखा खींची है, उस तक पहुंचना हर एक किसी के लिए संभव नहीं है वो। और यही चीज़ बीजेपी आरएसएस आगे देखेगी। और उनके देवेंद्र फडणवीस के लिए भविष्य की जो राजनीति है वो उनके लिए दिल्ली के दरवाजे भी खुले हुए हैं। नहीं, उनको वही मैं बड़ी भूमिका भी मिल सकती है। एक चीज बड़ी भूमिका की आप बात कर रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, वही मुंबई से ही संबंध रखते हैं, वो एक चर्चा कर रहे थे, अभी मैं उन्हीं को सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि आप देखो कि लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन जब 2009 में लगा कि संघ को कोई नहीं आडवाणी जी से अब काम नहीं चलेगा, तो किसके चेहरे पे चर्चा होती थी? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, जो D4 दिल्ली में बोला जाता उन्हीं के नाम की चर्चा होती थी। लेकिन संघ ने अचानक से एक नाम लाया, नरेंद्र मोदी का। अभी की स्थिति में भी चर्चा किसकी होती है? नरेंद्र मोदी के बाद कौन? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। क्या संघ उस तैयारी में है कि अचानक से देवेंद्र फडणवीस को आगे किया जा सके? नहीं, आगे किया जा सकने की तैयारी नहीं, मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें तय हो चुकी हैं। मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा, वाकया बताना चाहूँगा। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उससे एक दिन पहले जब मैं अयोध्या जा रहा था और हवाई मार्ग से जा रहा था, तो विमान में मेरे साथ एक विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े पदाधिकारी बैठे थे। और स्वाभाविक रूप से जब आप 1 घंटे के लिए साथ में बैठे हैं तो राजनीतिक चर्चा भी होगी। मैंने जब उनसे पूछा कि मोदी के बाद योगी या कोई और, तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस पहले से तय हैं, देवेंद्र फडणवीस ही मोदी के उत्तराधिकारी होंगे। और तमाम उन्होंने तर्क भी गिनाए। और आज की भी अगर हम परिस्थिति देखें तो आप देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य वही हैं। उन्होंने शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे ने स्थापित की थी उसको विभाजित करा दिया। नहीं, उसने किसको मात दिया ये देखिए ना, जिसने पूरी राजनीति को अपने तरीके से मात दिया, शरद पवार। शरद पवार, शरद पवार की गुगली की बड़ी चर्चा होती थी, लेकिन वो गुगली क्या, अपने गुरु को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो शरद पवार की पार्टी विभाजित करा दी। अभी वो दोनों साथ में आ गए, तब भी फेल हो गए। तो आप देखिए कि शरद पवार के गढ़ में भी, चाहे पुणे की बात हो, पिंपरी चिंचवाड़ की बात हो, वहां भी बीजेपी को सत्ता मिल गई है नगर निकाय की। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि जो बड़े धुरंधर थे महाराष्ट्र की, गार्जियन मंत्री भी हैं पुणे के अजीत पवार जी, और हमेशा से वहीं के रहते हैं क्योंकि वो अपना गढ़ मान के चलते हैं उसको, तो वहीं के उनकी सत्ता उनकी वहीं से चलती है, पुणे से और आसपास के जिलों से। तो अब आप देखिए कि वहाँ पर भी जिस तरीके से उन्होंने कमल खिला दिया है, वो दिखाता है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य हैं। और जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी सफलता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मिली थी। और लोकसभा चुनाव में ठीक है कि वो उतना असर नहीं दिखा सके थी, वहाँ की जो सरकार थी उस समय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और फडणवीस नया उल्टा पुल्टा हुआ था ना जी। और उस समय केंद्र के खिलाफ भी कुछ नाराजगी थी, कुछ प्याज के जो किसान हैं उनके लिए कुछ उनकी भी नाराजगी थी, बहुत तमाम सारे इशू थे। लोकसभा चुनाव एक अलग विषय था, और एक कॉन्फिडेंट भी था 400 पार वाला, 400 पार वाला। तो ये कुछ बहुत सारी चीजें उसमें मैटर करी थी 2024 के चुनाव में। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से संघ और बीजेपी ने मिलकर जमीन पर काम किया, और आप देख सकते हैं कि नागपुर में जिस तरीके के परिणाम आए हैं वो अपने आप में अप्रत्याशित हैं, क्योंकि नागपुर में एक इलाका, या कह सकते हैं कि एक बड़ा इलाका ऐसा भी है जहां पर कि कांग्रेस या ये जो वीबीए वंचित अघाड़ी, वो जो उन प्रकाश आंबेडकर की पार्टी, प्रकाश आंबेडकर की पार्टी का उनका भी प्रभाव है। लेकिन जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की हुई है वो दिखाता है पहली बार आरएसएस का गढ़ जिसको नागपुर को कहा जाता है, वहां नितिन गडकरी ने लोकसभा का चुनाव जीता भाजपा के लिए 2014 में। उससे पहले हमेशा कांग्रेस जीतती रही है वहां पे। बिल्कुल। और तो ये दिखाता है कि वहां पर जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई, तो कमल हर जगह खिला है। तो देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व कहीं ना कहीं उसके लिए महत्वपूर्ण कारक है। और जब दिल्ली की गद्दी की बात होती है ना, तो ये देखिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि आप का जनाधार है कि नहीं है। आप तो देवेंद्र फडणवीस जनाधार के मामले में बीजेपी के टॉप नेताओं में शुमार हैं। बिल्कुल। पूरे महाराष्ट्र पर उनकी पकड़ है। और जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी की पकड़ हुआ करती थी, ऐसी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की पकड़ है। और राजनीति के चाणक्य हैं वो, और बिजनेस लॉबी का समर्थन अच्छा खासा उनको प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए वो भी एक मैटर होता है। जब हमने देखा था कि 2014 से पहले किस तरीके से तमाम जो देश के बड़े उद्योगपति हैं वो बार बार ये कहते थे कि नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, नरेंद्र भाई अच्छे उम्मीदवार हैं। तो ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस भी, अगर आप उनके व्यक्तित्व के गुणों को देखेंगे और जिस तरीके से उन्होंने संगठन के लिए
उप मुख्यमंत्री पद भी स्वीकार कर लिया था, मुख्यमंत्री की कुर्सी सामने होते हुए भी। तो ये दिखाता है कि उनके लिए संगठन का हर आदेश उनको स्वीकार है और ऐसे ही व्यक्ति को आरएसएस आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। और यही इतिहास रहा है, अगर आप उठा के देखेंगे आरएसएस और बीजेपी का, कि जो शीर्ष तक पहुंचा है उसके लिए इस तरीके के गुण होने चाहिए। तो देवेंद्र फडणवीस में गुण सारे के सारे वही हैं और उन पर अब तक कोई दाग नहीं लगा भ्रष्टाचार का या किसी अन्य तरीके का। तो उनका भविष्य उज्जवल है और महाराष्ट्र की राजनीति को नई दिशा दे रहे हैं और जनता ने उनको और ताकत दी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो वर्ष हैं उनमें वो और महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। लेकिन इस पूरे चुनाव में हमको 2-3 चीज़ें और गौर करनी चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस एक हीरो तो हैं, लेकिन बात सिर्फ आज हीरो की ना करें, बात उनकी भी करें जो कि उस महाराष्ट्र की कह सकते हैं कि धरती के लाल थे, लेकिन अब जनता ने उनको धूल चटा दी है। हम बात कर रहे हैं ठाकरे बंधुओं की। बिल्कुल। वो अलग होकर भी जीरो थे, वो साथ आकर भी जीरो हो गए। तो ये दिखाता है कि आप जो विभाजन की राजनीति करते थे, आप कहते थे उत्तर भारत, आपने उत्तर भारतीयों के लिए क्या सलूक किया आपने? कभी आप देखते थे कि कोई बैंक में जाकर किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई दुकान के सामने थप्पड़ मार रहा है, कोई मराठी में साइन बोर्ड नहीं लिखा तो थप्पड़ मार रहा है, कोई दक्षिण भारतीय नेता का मजाक उड़ा रहा है। तो जनता, ठीक है कि आप एक समाज की अस्मिता की बात करिए, लेकिन आप दूसरे समाज की अस्मिता को ठेस पहुंचा के एक समाज की अस्मिता की बात मत करिए। आप समाज में विभाजन मत करिए। विभाजन की राजनीति, भाषा के नाम पर विभाजन की बात हो, चाहे धर्म के नाम पर विभाजन की बात हो, जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। और ये ऐसे जो समाज तोड़क तत्व हैं, उन्होंने क्या, ठीक है चलिए आप आप उत्तर भारतीयों को, दक्षिण भारतीयों को आप जिस दृष्टि से देखते हो देखते हो, लेकिन क्या आपने अपने मराठी समाज के लिए आज तक क्या किया है आपने, ये बताइए ना। तो आपने उनके लिए कुछ किया नहीं, आप दूसरों को गाली दे रहे हैं। तो जनता इसको स्वीकार नहीं करती। जनता विकास के साथ है और जनता शांति के साथ चाहती है कि सब कुछ चलता रहे और इसलिए समर्थन दिया है। और आप देखिए कि हैदराबाद से ओवैसी चचा आकर आपके महाराष्ट्र में 125 सीट ले जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की धरती के लाल जो ठाकरे बंधु थे, खासतौर पे राज ठाकरे, वो 10 सीट भी नहीं लेकर आ पाते हैं। तो ये चीज़ क्या दिखाती है कि राज ठाकरे की जो नीति है वो स्पष्ट नहीं है। वो बात करते हैं मराठी अस्मिता की, लेकिन उसके मानकों पर वो खुद खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो बस खाली बड़बोले बयान देने की है। वो कभी जनता के बीच नहीं जाते, जनता के जो मूल मुद्दे हैं उनको कभी उठाते नहीं हैं। और आप कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी आप अकेले चुनाव लड़ते हैं, कभी बीजेपी को बिना मांगे समर्थन दे देते हैं, कभी आप अपने भाई के पास वापस चले जाते हैं। एक चीज़ और है सर, आपने जो बीजेपी वाली बात कही, राज ठाकरे सच में उद्धव से दिल से मिले हैं या फडणवीस ने भेजा था? जी, अब देखिए खेला तो क्या हुआ है, फडणवीस जी के गुण कई सारे हैं, उन्होंने भेजा हो, क्योंकि मुलाकात तो हुई थी उनकी भी। हाँ। तो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में क्या बात हुई ये तो खैर वो दोनों ही जानते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे ओवैसी जी की, तो ओवैसी का आप देखिए कि उनका स्पष्ट है पूरा, उनकी राजनीति स्पष्ट है कि मुझे जो मुस्लिमों के भीतर से नेतृत्व पैदा करना है, उनके बीच में एक भावना जगानी है कि हम भी शासन कर सकते हैं, और उनके बीच में वो जाकर जिस तरीके से मूल मुद्दे उठाते हैं और उनमें जोश भरते हैं अपने भाषणों से, तो इसलिए उनकी पतंग हैदराबाद से उड़कर महाराष्ट्र में भी पहुंच गई है, बिहार में पहुंची थी, अभी भी 5 सीटें जीती है ना। जी। तो अब ये दिखाता है ना कि उनकी जो राजनीति है वो ओवैसी की स्पष्ट है। वो मूल मुद्दों पे बात करते हैं, वो इधर उधर भटकते नहीं हैं। और जिस तरीके से वो, आपने देखा था कि चुनाव में उन्होंने कहा कि मुस्लिम मेयर बन सकती है, बुर्के वाली देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। तो ये उस समाज में एक भावना जगाता है कि हम भी शासन कर सकते हैं, और हमारा आदमी अगर जीत गया तो वो उसको शायद ये पद मिल जाए, तो इसलिए एकजुट होकर वोट करते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है ध्रुवीकरण की राजनीति। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि बुर्के वाली देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, बीजेपी ने इसको ध्रुवीकरण कर दिया। तो अब एक वर्ग का मतदाता उधर एकजुट, एक वर्ग का मतदाता इधर एकजुट। बिल्कुल। तो ये जो एक वर्ग का मतदाता ओवैसी के साथ चला गया है ना, ये अगर कांग्रेस के साथ या जो विपक्षी दलों के और उनके साथ जाता तो शायद स्थिति कुछ और पलट सकती थी। तो अल्पसंख्यक मतदाताओं के जो मत हैं, अब जैसे एक ज़माने में था कि आपको लगता था कि जो दलित वोट बैंक है पूरा का पूरा मायावती के साथ जाता है, चाहे कोई कुछ भी कहे करे। तो धीरे धीरे ओवैसी उस स्थिति में आ रहे हैं कि मुस्लिम मतदाताओं की पार्टी जो है वो ओवैसी की पार्टी AIM बनती जा रही है। तो ओवैसी की जैसे जैसे ताकत बढ़ती रहेगी, तो ये न सिर्फ अगर 20% भी वोट क्षेत्रीय दलों का ओवैसी लेने लगे जी,
तो फिर तो बीजेपी की राह तो आसान हो जाएगी। जी, और महाराष्ट्र में जिस तरह सत्ता के समीकरण ओवैसी ने बिगाड़े हैं और ये अभी आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी यही बिगाड़ेंगे और आगे जो दूसरे बिहार में दो बार बिगाड़ चुके हैं। जी, और भी जो चुनाव है उसमें भी बिगाड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये तो या तो ओवैसी को उनको साथ लेना पड़ेगा इन दलों को, या फिर विपक्ष में रहने को मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये थी इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।